हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो जैसा कि आपको पता है, आज हमने पार्ट लास्ट ठीक है कवर अप करना है किसका, द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, जो आपका चैप्टर था पॉलिटिकल साइंस का। आपको पता ही है सिलेबस, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता, आप मेरी पार्ट 1 की वीडियो में देखना, वहाँ पे मैंने सिलेबस भी डिस्कस किया है, प्लस टॉपिक्स उसके जितने भी है, ठीक है, वो सारे कवर अप करवाया। आज सिर्फ हमने लास्ट टॉपिक कवर अप करना है, ठीक है, उस चैप्टर का। तो सीबीएसई ने जो बच्चे टॉपिक ऐड किए थे, मतलब जो ऐड हुए हैं, एक तो है आपका यूएस हेजेमोनी का चैप्टर भी ऐड हुआ है उस ठीक है चैप्टर में, बट जो सीबीएसई के द्वारा जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं आज हम वो पढ़ेंगे, और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, द मिडल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान, इसके बारे में हमने पढ़ना है। सेकंड सीआईएस के बारे में हम पढ़ेंगे, एंड थर्ड जो आपका टॉपिक है अरब स्प्रिंग, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, अब मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान इस चैप्टर इस टॉपिक के ऊपर आपने थोड़ा बहुत यूएसएसआर की इकोनॉमिक में भी पढ़ा था। जब मैंने आपको यूएसएसआर की इकोनॉमी के बारे में बताया था, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि उनकी जो इकोनॉमी थी बच्चे 1970 के टाइम पीरियड में पूरी तरीके से क्या हो गई थी, फ्लैटर हो गई थी, मतलब गिर गई थी एक तरीके से। उनका डेवलपमेंट इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि बच्चे उन्होंने उस टाइम पर अफगान के साथ वॉर भी कर लिया था। अब उन्हीं वॉर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अभी तक न्यू बुक्स नहीं पब्लिश हुई है, ये टॉपिक मेरे टाइम पे ऐड हुए थे, मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफगानिस्तान सीआईएस, तो मैंने भी यूट्यूब से ही पढ़ा था, ठीक है, मटेरियल लेके, एक जगह से दूसरी जगह से मटेरियल लेके डिटेल में। तो जितना सफिशिएंट मटेरियल है मैं आपको उतना ही पढ़ाऊंगी, एक्स्ट्रा बातें मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आपको अपने सिलेबस से टच में रहना है। अगर सिलेबस से बाहर जाओगे तो आपका टाइम वेस्ट है, प्लस आप ज़्यादा मेहनत करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। जितना आपको सफिशिएंट चाहिए इस वीडियो में आपको उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना किए, हम अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अफ़गानिस्तान के बच्चे, पहले आपको लोकेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कईयों को पता होगी, कईयों को नहीं पता होगी, तो मैं बता देती हूँ। देखो, यहाँ पे है इंडिया, हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इसके बाद आता है पाकिस्तान, एंड उसके साथ में आता है आपका अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब जो अफ़गानिस्तान है उसकी कैपिटल क्या है, काबुल। अब काबुल को इसकी कैपिटल क्यों बनाया, इसकी भी ठीक है हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊँगी, अभी नहीं, किसी और टाइम पर। अब देखो, अफ़गानिस्तान जो था ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता है। जिन जिन बच्चों ने हिस्ट्री रखी है उन्होंने चंगेज़ खान के बारे में, ठीक है, बाबर के बारे में पढ़ा होगा, और भी जितने भी, ठीक है, आपके रूलर थे, गजनवीद, गौरी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो उन्हें ये पता लगा होगा कि वो सारे रूलर कहाँ से आए थे, अफ़गानिस्तान को क्रॉस करके ही आए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर आपको इंडिया में बच्ची एंट्री लेनी है तो आपको अफ़गानिस्तान से, ठीक है, क्रॉस करके ही आना होता था। बट अफ़गानिस्तान को इतना डिफीट करके इतना ज़्यादा आसान नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे भी पावरफुल रूलर जो थे वो रूल करते थे आपके अफ़गानिस्तान को। अगर कोई राजा यहाँ पे आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस होते थे वो डिफीट हो जाता था। अगर नहीं डिफीट हुआ फिर वो इंडिया में एंटर करेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर हम वॉर पर्पस के लिए देखें, लड़ाई के मुकाबले देखें, तो अफ़गानिस्तान आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एरिया माना जाता था। अब अफ़गानिस्तान जो बेटा ये था, कंट्री थी आपकी, वो कब फाउंड हुई थी, ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18 सेंचुरी में ये फाउंड हुई थी, बनाई गई थी, किसके द्वारा, अहमद शाह अब्दुल के द्वारा, ठीक है, बनाई गई थी। अफ़गानिस्तान को एज अ लैंडलॉक कंट्री भी माना जाता है, जिसका फुल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफ़गानिस्तान। अब लैंडलॉक कंट्री क्या, देखो, लैंड क्या होती है, ज़मीन, लॉक मतलब हर एक जगह से घिरा हुआ, कि ताला लग गया, अब वो कहीं जा नहीं पाएगा, खुल नहीं सकती वो कंट्री। अब देखो, अगर आप अफ़गानिस्तान के इधर जाओगे, मैप में देखोगे, तो यहाँ पे भी आपको लैंड कंट्री मिलती है, यहाँ पे भी लैंड कंट्री मिलती है, मतलब आसपास में कोई ओशन एरिया नहीं मिलता। जैसे हमारे इंडिया पे इधर नीचे पेनिसुलर ओशन देखने को हमें मिलता है, बट वहाँ अफ़गानिस्तान में आपको ऐसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, जिस करके अफ़गानिस्तान को लैंडलॉक कंट्री भी बोला जाता है, ठीक है। अफ़गानिस्तान को हम बफर स्टेट, ग्रेट गेम चेंजर प्लस, ठीक है, ग्रेट गेम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं बफर स्टेट, क्यों बोलते हैं? अब देखो, बफर स्टेट होती है कि जब अब देखो, यहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है, ठीक है, ये यहाँ पे आपका पाकिस्तान बन गया, तो अफ़गानिस्तान सीधा ट्रेड तो नहीं कर सकता है इंडिया के साथ, ठीक है, तो उसे जो भी चीज़ पहुँचानी पड़ती थी वो इधर पाकिस्तान के सहारे पहुँचानी पड़ती थी इंडिया को, जिस करके इसको बफर स्टेट बोला जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नेपाल का एरिया, ठीक है। अब देखो, चाइना से कोई भी हमें चीज़ आती है तो नेपाल को पार करके जाना पड़ता है ना, आप
जाना पड़ता है इंडिया के अंदर, जिस करके उसको एज अ बफर स्टेट बोला जाता था। ठीक है, गेम चेंजर क्यों बोला जाता था? क्योंकि कोई भी रूलर आया अगर आपका, ठीक है, तो वहाँ पे अगर उस रूलर ने अफगानिस्तान को क्रॉस कर लिया तो चांसेस हाई हो जाते थे कि वो इंडिया को भी रूल कर सकता है। अगर नहीं किया तो फिर सीधी बात है कि यहाँ पे ही हार गया तो यहाँ पे वो क्यों आएगा, ठीक है, रूलर जो भी होगा। तो इसलिए इसको गेम चेंजर प्लस ग्रेट गेम के नाम से भी जाना जाता है। बफर स्टेट ये किन दो कंट्रीज़ के बीच में है? यूएसएसआर एंड आपका ब्रिटिश इंडिया के बीच में। ठीक है, उसके लिए ये बफर स्टेट का एज ए काम करता है। अब ये तो थी मेन इंट्रोडक्शन कि अफ़गानिस्तान है क्या। सर मैंने आपको अभी इतना बताया। अब हम इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ था, जब अफ़गानिस्तान इस्टेब्लिश हुआ था तो उसके थोड़े ही टाइम पीरियड के बाद आपकी 3 मेजर वॉर्स होती हैं। 3 मेजर लड़ाइयाँ कौन सी थी? वो थी आपकी सोवियत इन्वेजन जो कि 10 साल तक चली, 1979 से लेकर 89 तक चली। फिर है आपका अफ़गान सिविल वॉर जो कि 1989 से 1960 के टाइम पीरियड में चली। एंड लास्ट है आपका अफ़गान वॉर 2001 का। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आपका ये जो टॉपिक है मिडिल ईस्ट क्राइसिस अफ़गानिस्तान वो आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट वॉर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सोवियत इन्वेजन 1979-89 से जो हुआ था। ठीक है, 10 साल तक ये वॉर चली थी। क्या हुआ था आप कहानी सुनते जाओ। ठीक है, सिर्फ कहानी सुनोगे तो आपको अच्छे से याद हो चीज़ें लर्न हो पाएंगी। कहानी में स्टार्ट करती हूँ। अब क्या था, अप्रैल का टाइम पीरियड था। ठीक है, 1978 का टाइम पीरियड था, अप्रैल 1978। तब वहाँ पे, ठीक है, गवर्नमेंट थी आपकी दाऊद खान की, दाऊद खान या दाऊद खान जो मर्जी बोलो। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट थी और उसको ओवरथ्रो किया जाता है, हटा दिया जाता है। किसके द्वारा? एक न्यू पार्टी आपकी बनती है जिसका नाम था आपका पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। अप्रैल 1978 का टाइम पीरियड था जिसमें दाऊद खान की गवर्नमेंट को रिप्लेस किया जाता है, एक न्यू पार्टी बनती है पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये जो पार्टी थी आपकी लेफ़्ट रूल को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। हाँ, अब आप पूछोगे ये लेफ़्ट रूल क्या? देखो बच्चे, पॉलिटिकल साइंस में लेफ़्ट राइट वर्ड यूज़ होते हैं। ठीक है, आपने प्लान डेवलपमेंट, आगे मैं आपको चैप्टर वो करवाऊंगी तो उसमें भी हम बात करेंगे लेफ़्ट रूल के बारे में, राइट रूल के बारे में। लेफ़्ट रूल जो था वो यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को शो करता है। आपने ऐसे याद रखना है कि कम्युनलिज्म सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता था। एंड अगर राइट की बात आ गई तो वो कैपिटलिज्म को ज़्यादा सपोर्ट करता था। ठीक है, अब देखो ये जो पार्टी थी कम्युनलिज्म सिस्टम को सपोर्ट करती थी। ठीक है, मतलब यूएसएसआर की साइड ही थी ना, ये यूएसएसआर की साइड ही थी, वो भी तो कम्युनलिज्म को मानता था। अब वहाँ पे क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट जब आपकी आती है तो कुछ कुछ रिफॉर्म्स लेके आती हैं। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेके आती हैं, न्यू वुमेंस के लिए फ्रीडम के और अधिकार लेके आती हैं। ठीक है, मतलब अच्छी कंडीशंस हो जाती थी। बट ये जो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी थी ये बिल्कुल भी नहीं पसंद थी किनको? एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन को। देखो जब आप समाज में कोई अच्छा काम कर रहे होते हो, ठीक है, सबके लिए सुविधा लेके आ रहे होते हो, तो ये हमारे इंडिया में कॉमन है कि उसको कहीं ना कहीं या फिर उसकी सरकार क्या करती है, डेथ करवा देती है या फिर कोई और चीज़ करवा देती है। ठीक है, जिससे उसकी जो पर्सनैलिटी है, उसका जो किया धंधा है पूरा का पूरा वो नीचे गिर जाए। अब यहाँ पे भी यही चीज़ हुई थी। देखो ये जो पार्टी थी बहुत अच्छा काम कर रही थी, बट ये पार्टी वो जो आपके एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करी थी। एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन मतलब जो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी को मान रहे थे। देखो कम्युनलिज्म तो हो गया जो कम्युनलिज्म आइडियोलॉजी को मानते थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लग गया, एंटी मतलब क्या होता है, जो नहीं मानते थे, जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे। अब ये लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि तुम राइट्स दे रहे हो, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, तुम्हें मैं बताता हूँ, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे खड़ी हो गई। अब ये जो एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन थी ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम था मुजाहिदीन्स। ठीक है, मुजाहिदीन्स ये आगे चल के क्या करते हैं, जिहाद को क्रिएट कर देते हैं। देखो जिहाद बेसिकली लड़ाई होती है, जो मुसलमान बोल देते कि हमें जिहाद करने है। ठीक है, मतलब लड़ाई रोले रप्पी वाली ही कोई चीज़ होती है। ठीक है, मुजाहिदीन ये अपना ग्रुप बनाते हैं एंड जिहाद लेके आ जाते हैं, मतलब मारना है सभी को जाके जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो मुजाहिदीन है, देखो ये क्या थे, आपके कैपिटल आइडियोलॉजी को मान रहे थे। एंडो बाइपोलैरिटी चैप्टर किस बेस पे था, दो आइडियोलॉजीज थी ना, दोनों में से एक सुपर पावर खत्म हो गई थी। तो अभी यहाँ पे यूएसएसआर गिरी नहीं है, टाइम पीरियड देखो गिरी नहीं है, 1991
1991 में यूएसएसआर गिरी, अभी यहाँ पे है, ठीक है, यूएसएसआर सुपर पावर है, गिरी नहीं थी। तो इस टाइम पीरियड पे क्या हुआ, यूएसए ने सपोर्ट कर दिया था एंटी कम्युनिस्ट पार्टी को, सपोर्ट करने लग जाता है, ठीक है, कि हाँ हथियार तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी चीज़ों में ये सपोर्ट करने लग जाता है एंटी कम्युनिस्ट पार्टी को। अब देखो यूएसए ने यहाँ पे फिर से पंगा लिया। मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया था, उसमें हमने हेजेमोनी के बारे में पढ़ा था। आप, ठीक है, उस टॉपिक को इससे भी रिलेट कर सकते हो। यहाँ पे भी यूएस अपनी हेजेमोनी दिखा रहा है, उसको सपोर्ट करने लग गया। अब देखो लड़ाई इनके देश में खुद से हो रही है, ठीक है, यूएसए का कोई मतलब नहीं बनता इसको सपोर्ट करने के लिए, बट यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अब फाइनली क्या होता है, दिसंबर 24, 1979 का टाइम पीरियड होता है, जब क्या हो जाती है, वॉर हो जाती है, किसके बीच में, आपके यूएसएसआर एंड मुजाहिदीन। समझ लो एक तरीके से आइडियोलॉजीज के बीच में ही वॉर हो गई, आपकी कम्युनलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में वॉर हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें, रिपोर्टर्स के द्वारा हमें ये पता लगा था कि 1 लाख जो आपके ट्रूप्स थे बच्चे, वो अफगानिस्तान गए थे, यूएसएसआर के जो 1 लाख ट्रूप थे, ठीक है, यूएसएसआर ने भेजे थे अफगानिस्तान में। क्यों भेजे थे, ताकि वहाँ की इंपॉर्टेंट जो मेजर्स बिल्डिंग्स हैं, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, वो वहाँ पे जाके इनको कब्जा कर लें, ठीक है। अब देखो हिस्ट्री में भी ऐसा ही होता है, अगर किसी राजा ने हारना होता है ना, तो सबसे पहले उसका फोर्ट, उसका जो किला होता है ना, उसको कब्जे में ले लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि राजा का जितना भी सारा सामान होता है फोर्ट में, वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड फिर वो बैटल हार जाता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होता है, यूएसएसआर ने कंट्रोल कर ली मेजर बिल्डिंग, जिस करके क्या हुआ, मुजाहिदीन का जो ग्रुप था वो डिफीट हो गया, वो हार गया, ठीक है। अब इसी टाइम पीरियड में क्या होता है, जब यूएसएसआर, ठीक है, अपनी विक्ट्री ले लेता है, जब विक्ट्री गेन कर लेता है, मतलब जीत जाता है, तो वो अपनी सरकार का कोई बंदा यहाँ पे बिठा के चला जाता है एज अ हेड ऑफ द स्टेट, जो कि बाद में बना था मोहम्मद नजीबुल्लाह, ठीक है। कुछ नियम एक बार फिर से आपको ऊपर से समझा देती हूँ। देखो अप्रैल 1978 का टाइम पीरियड था, जब दाऊद खान की जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, उसको एक न्यू गवर्नमेंट रिप्लेस कर देती है, जिसका नाम था पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान। ये पार्टी लेफ्ट रूल को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, अच्छे अच्छे काम करती थी, जो कि एंटी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, एंटी कम्युनिस्ट पॉपुलेशन जो थी, उनको बिल्कुल पसंद नहीं आती। इस कारण ये अपना ग्रुप बनाते हैं मुजाहिदीन का, जो कि आगे चल के जिहाद करते हैं। ऊपर से यूएसए अपनी टांग फंसा देता है, वो क्या करता है, इस ग्रुप को, ठीक है, सपोर्ट करने लग जाता है, जिस कारण क्या होता है, मुजाहिदीन एंड आपका यूएसएसआर दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, जिसमें यूएसएसआर एज अ विक्टोरियस की तरह, ठीक है, हमें देखने को मिलता है। एंड फाइनली आखिर में वो अपनी एक सरकार बना के चला जाता है, जिसका नाम था मोहम्मद नजीबुल्लाह, ठीक है। तो ये था आपका सोवियत इन्वेजन। अब हम पढ़ेंगे अफगान सिविल वॉर के बारे में। अफगान सिविल वॉर का बच्चे टाइम पीरियड है आपका 1989 से लेकर 96। यहाँ पे आप टाइम पीरियड नोटिस करो तो आपको ये पता लगेगा कि इस टाइम पीरियड में आपका यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया था। दिस वॉज ए टाइम पीरियड व्हेन यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट इन 1991। आफ्टर दैट मुजाहिदीन जो होते हैं आपके, ठीक है, अब यूएसएसआर तो गिर गया, यहाँ पे यूएसएसआर ने विक्ट्री गेन की, यहाँ पे वो गिर गया, तो जिस करके जो उस एरिया का पावरफुल ग्रुप था मुजाहिदीन, वो आते हैं अपनी सरकार बना देते हैं उस एरिया में, ठीक है। वो मुजाहिदीन, ठीक है, आ जाते हैं अफ़गानिस्तान में एंड अपना एक बंदा, ठीक है, यहाँ पे बिठा देते हैं, जिसका नाम था बुरहानुद्दीन रुबानी। बुरहानुद्दीन रुबानी को एज अ न्यू प्रेसिडेंट ये बना देते हैं उस एरिया का। अब ये जो बुरहानुद्दीन रुबानी था, ये देखो, ये एज अ तालिबान रूलर था, जिसने आगे चल के क्या करता है, अफ़गानिस्तान की जो कैपिटल है उसको सीज कर लेता है, सीज मतलब घेराबंदी डाल लेता है। एंड 1996 में सितंबर का टाइम पीरियड था, जब अफ़गानिस्तान को एज अ इस्लामिक स्टेट की तरह डिक्लेयर कर दिया था इसने, ठीक है। मेन मतलब क्या था, ये जो बुरहानुद्दीन रुबानी था, ठीक है, ये तालिबान रूलर था। तालिबान रूलर मतलब सारा इस्लाम के ऊपर ही सारा वो बेस होगी, वो पूरी की पूरी स्टेट कंट्री, सॉरी। अब उस टाइम पीरियड क्या हुआ, इसने, ठीक है, उसका अफगानिस्तान की जो कैपिटल थी उसको कब्जे में ले लिया, और सितंबर 1996 में क्या कर देता है, अफगानिस्तान को एज ए इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। कि जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया कैसे बनता है, आपका वेराइटीज ऑफ धर्म को मिला के आपका इंडिया बनता है ना, बट यहाँ पे ये बोल रहा था कि अफगानिस्तान जो है बच्चे, वो आपका सिर्फ इस्लामिक स्टेट है, सिर्फ इस्लाम ही रूल करेगा वहाँ पे, ठीक है। और इस इस्लामिक स्टेट का वो हेड बना देता है आपका मोहल्ला मोहम्मद ओमार, ठीक है। और इसी के टाइम पीरियड में एक और बंदा था आपका ओसामा बिन लादेन, जो भी इस टाइम पीरियड में रूल कर रहा था। ओसामा बिन लादेन के बारे में आपको पता होगा कि कितना बड़ा टेररिस्ट था, जिसने आगे चल के 2 ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई थी टेररिस्ट,
इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ, ठीक है। उसको पकड़ना बिल्कुल ज़्यादा नामुमकिन था, बट फिर क्या होता है कि आपने देखा होगा, ठीक है, डिस्कवरी चैनल पे कि ऊपर से हेलीकॉप्टर स्पेशली मंगवाए जाते हैं और उसके घर पे फिर उसको देखा जाता है, उसको फिर वहाँ पे कब्जा किया जाता था। तो ये थी पूरी कहानी उसकी, ठीक है, ओसामा बिन लादेन। तो उसको भी, ठीक है, यहाँ का हेड बना दिया जाता था, बट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा उसका इंपॉर्टेंट नहीं है। मुहल्ला मोहम्मद ओमार की ज़्यादा डिटेल में कहानी थी, तो मैंने उसके बारे में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर आगे हमें पता लगता था तालिबान रूल के बारे में। अब देखो, ये जो था आपका बुरहानुद्दीन रुमानी, जो कि प्रेसिडेंट बना दिया था, ठीक है, मुजाहिदीन जो ग्रुप थे उन्होंने, किसका, अफगानिस्तान का। अब इसके तालिबान रूल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि तालिबान रूल क्या था। देखो, जो इसका तालिबान रूल था वो 1996 से लेकर 2001 के टाइम पीरियड में इस्टेब्लिश होता है। इस रूल में क्या हुआ था, वुमेन की जितनी फ्रीडम थी वो ख़त्म हो गई थी, करप्शन ज़्यादा बढ़ गई थी और ह्यूमन राइट का वॉयलेशन शुरू हो गया था। इसी के टाइम पीरियड में दो बड़ी टेररिस्ट ग्रुप, अल-क्वायदा एंड तालिबान, जिन्होंने यूएसए की एम्बेसीज के ऊपर प्लस 9/11 अटैक करवाया था उसके ऊपर, ठीक है, इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। यही टाइम पीरियड था अल-क्वायदा और तालिबान का जब इन्होंने इस्टेब्लिश हुई थी ये दो आपकी टेररिस्ट ग्रुप, ठीक है। अब देखो, इसके बारे में हमें पता है, हमने पढ़ लिया था 9/11 अटैक क्या था। जिसने नहीं देखा बच्चे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप लिंक पे क्लिक करना, ठीक है, आपके वीडियो ओपन हो जाएगी। मैंने ये टॉपिक पहले कवर अप किए हैं, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, इस टॉपिक के बारे में, आप पहले इसको देखना, फिर आगे ये पूरी वीडियो देखना, ठीक है। अब देखो, 9/11 एंड यूएसए एम्बेसीज के ऊपर ये अटैक करवा देते हैं। अब यूएसए ने भी तो बदला लेना है ना कि तूने अटैक कैसे करवाया। तो ये यहाँ तक बेसिकली आपका सेकेंड वॉर है जो हमने पढ़ ली है, ठीक है। सेकेंड वॉर के बारे में अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है। अफगान सिविल वॉर आपकी कहाँ तक है, यहीं तक है आपकी, ठीक है। अब नीचे जो हमने आपकी थर्ड वॉर पढ़नी थी, अफगान वॉर 2001 की, वो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। अब इसमें क्या था, देखो, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, मैंने ग्लोबल का मतलब क्या होता है, अर्थ, वॉर ऑन टेरर मतलब हमें वॉर करनी है किसके ऊपर, टेररिस्ट ग्रुप जितने भी हैं। तो मेन दो टेररिस्ट ग्रुप कौन से थे, अल-क्वायदा प्लस तालिबान। अब इनको हराना था। अब देखो, इन्होंने पंगा लिया था यूएसए की साइड में, ठीक है, कि यूएसए को इन्होंने मारा था, इनके एम्बेसीज को गिराया था एंड 9/11 अटैक कराया था। तो कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ होगा इनको। तो यूएसए ने बदला लेने के लिए ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, ठीक है, इस्टेब्लिश किया था आपका। अब ग्लोबल वॉर ऑन टेरर क्या था, इसके बारे में हमने यूएस हेजेमोनी के बारे में भी चैप्टर में पढ़ा है, बट यहाँ पे भी हम देखेंगे। 7 अक्टूबर को क्या होता है, नाटो, यूके, कैनेडा, ठीक है। नाटो क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूएसए की वॉर, ठीक है, कमेटी है, उसमें की जो जितनी भी मिलिट्री थी, प्लस यूके की जितनी मिलिट्री थी, प्लस कनाडा की जितनी मिलिट्री थी, तीनों की मिलिट्री बना के एक, ठीक है, मिलिट्री बनाती है ISAF, जिसका पूरा नेम था इंटरनेशनल सिक्योरिटी असिस्टेंस फोर्स। अब ये, ठीक है, फोर्स भेजी जाती है आपकी अफगानिस्तान के ऊपर एंड ये फोर्स इजीली डिफीट कर देती है जो वहाँ पे, ठीक है, तालिबान रूल चल रहा था एंड अल-क्वायदा एंड तालिबान रीजन को बहुत अच्छे तरीके से धूल वगैरह चटा के, ठीक है, ये वापस आ जाती है, ये दोनों ही, ये वाली फोर्स ISAF वाली फोर्स, ठीक है। अब वहाँ पे वो तालिबान रूल भी ख़त्म हो गया अफ़गानिस्तान पे, ठीक है। फिर क्या होता है, यूएस से अपना बंदा बिठा के आता है वहाँ पे, अपना बंदा नहीं मतलब इन्होंने वहीं का बंदा इलेक्ट किया होता है, ठीक है, उसको बिठा के आता है, जिसका नाम था हामिद करज़ाई, वहाँ के न्यू प्रेसिडेंट बनते हैं। एंड फाइनली क्या होता है, मुहल्ला मोहम्मद ओमार जो कि हेड था आपका अफगानिस्तान स्टेट का, उसको 2013 में मार देते हैं एंड ओसामा बिन लादेन जो भी इस टेररिस्ट ग्रुप में जो काम कर रहा था उसको 2011 में अबातेबद पाकिस्तान में, ठीक है, उसको भी मार देते हैं। तो ये था बच्चे आपका ग्लोबल वॉर ऑन टेरर, अफगान वॉर 2001 की, ये इतनी ही है। तालिबान रूल मैंने आपको पढ़ा दिया, हमने सोवियत वॉर्स के बारे में पढ़ लिया जो 10 साल तक चली थी। तो इसी के साथ आपका मिडल ईस्ट क्राइसिस जो टॉपिक था अफगानिस्तान का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो अब हमने नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करना है जो कि है आपका अरब स्प्रिंग। देखो, इसकी कहानी बहुत छोटी है, थोड़े से मिनट में आपको पूरी कहानी बता दूंगी। अरब स्प्रिंग, अरब के यहाँ बेसिकली आपकी कंट्रीज है कुछ, ठीक है, अरब कंट्रीज। मैं मैप यहाँ पे लगा दूंगी, आप देख लेना ताकि आपको थोड़ी लोकेशन का आइडिया हो जाए। अरब में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तुनिशिया, इजिप्ट, लीबिया, सीरिया, सर्दन एंड अल्जीरिया, ठीक है। ये अरब की कहानी है। स्प्रिंग इसको क्यों बोला जाता है उसके पीछे भी, ठीक है, इसकी वजह है, मैं आपको बताती हूँ। देखो, अरब स्प्रिंग बेसिकली क्या था, मैं आपको मोटा मोटा बताती हूँ।
इस टाइम पे पता क्या हुआ था, एक बंदा था आपका मोहम्मद बुजाउजी कुछ ऐसी नाम है उसका, ठीक है, मोहम्मद बंदे का नाम है। वो क्या करता है, अपने आप को आग लगा लेता है। बेसिकली वो सब्जी वाला होता है, ठीक है, और अपने आप को आग लगा लेता है। क्यों उसे सिर्फ गवर्नमेंट जो पुलिस वाली थी ना, वो इसलिए परेशान करती होती है कि तूने परमिट नहीं लिया, मतलब तूने हमसे परमिशन नहीं ली। अगर आपने सरोजनी मार्केट आप गए होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि छोटी छोटी जो वो होती है रेडी, जहाँ पे ठीक है 50 रुपीज़ के आपके कपड़े मिलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता था, वो लगा लेते हैं मार्केट के सामने आपकी, ठीक है, रेडी वगैरह लगा लेते हैं, तो उनके पास परमिशन नहीं होती। फिर जब पुलिस आती है वो भागते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ इसके साथ हो रही थी। ये देखो बहुत ज़्यादा गरीब था, इसके बाद कोई परमिशन नहीं थी, जिस करके क्या होता है, पुलिस को रोज़ तंग करती है। तो एक दिन क्या होता है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है अपने रिश्तेदारों के साथ, तो वहाँ पे इसके, ठीक है, कंप्लेंट सुनी नहीं जाती एंड बेचारा परेशानी में आके क्या होता है कि अपने आप को आग लगा लेता है पुलिस के सामने ही, मतलब पुलिस डिपार्टमेंट जो होता है ना उसके सामने ही। अब उस टाइम पे सबसे बड़ी गलती क्या हुई, ये देखो जो पुलिस के साथ अब होनी थी उस टाइम पे, ठीक है, आपके मोबाइल फ़ोन इन्वेंट हो गए थे। मोबाइल्स, अब देखो कोई भी चीज़ होती है, ठीक है, किसी भी कंट्री में हमें आसानी से पता लग जाता है कि हाँ इस देश में ये चीज़ हुई है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फेसबुक है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, अब तो और ट्विटर है, ठीक है, इतने सारे आ गए हैं आपके ऐप्स जो सडनली इंफॉर्मेशन आपकी स्प्रेड कर देते हैं, सडनली अचानक ही, ठीक है। अब इस कारण के क्या हुआ कि वो जब जल रहा था बंदा, ठीक है, आपका इतने जल रहा था यार, आप किसी को जलते हुए देख नहीं सकते, एंड उसको लोगों ने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिस करके ये जो था प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा फैल गया था एंड लोगों ने फिर डिमांड की थी कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो ये थी मेन कहानी। अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग क्या है? बेसिकली एंटी मूवमेंट प्रोटेस्ट है, एंटी डेमोक्रेट मूवमेंट प्रोटेस्ट है, ठीक है। अरब स्प्रिंग में जो अरब की कंट्रीज़ थी ये वाली, यहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी, तो उसी को लेके डेमोक्रेसी की एक प्रोटेस्ट थी। अपराइजिंग एंड आर्म रेबेलियंस, ठीक है, लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया था यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा जितनी भी अरब की कंट्रीज़ थी वहाँ पे जाके फैल गया था 2010 में। इसको ही आपको अरब स्प्रिंग बोला जाता है। अरब देखो क्या है, कंट्रीज़ हैं। स्प्रिंग क्या है? स्प्रिंग का मौसम था, ठीक है, उस टाइम पे स्प्रिंग सीजन चल रहा था, जिस करके ये प्रोटेस्ट हुआ था, जिस करके इसका नाम क्या पड़ा है, अरब स्प्रिंग, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब हम इसकी बात करेंगे ओरिजिन के ऊपर कि कैसे ये शुरुआत हुई। देखो दिसंबर 2000 का टाइम पीरियड था ये, प्लीज़ आप, ठीक है, डेट याद रखना और एरिया याद रखना कि कहाँ पे शुरू हुआ था अरब स्प्रिंग, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, और इस बार आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, एग्ज़ाम में। जो 2022 से लेकर 23 के बच्चे हैं तो उन्हें और ध्यान से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अब दिसंबर 2010 की बात है, टूनिशिया में। यहाँ पे एक स्ट्रीट वेंडर होता है। स्ट्रीट वेंडर का मतलब क्या? सब्जी वाला होता है, जिसका नाम था मोहम्मद बुआजीजी, ठीक है, हाँ बुआजीजी इसका नाम था, जो अपनी, ठीक है, क्या करता है, अपने आप को हिमसेल्फ क्या करता है, फायर लगा लेता है, आग लगा लेता है, ठीक है, अपनी पूरी बॉडी के ऊपर। they did so as Muhammad had failed to obtain a permit। अब ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि मोहम्मद के पास सिर्फ परमिट नहीं होता, परमिशन नहीं होती थी कि वो यहाँ पे अपनी रेडी लगा सके सब्जियों वाली, ठीक है। तो देखो इतनी सी बात पे बेचारे को इतना तुम दुखी कर रहे हो, उसको आप हटा दो ना, उसके ऊपर फ़ाइन दे दो, फ़ाइन दे सकते हो, बट इतना तुम दुखी मत करो। तो उस बेचारे ने क्या होता है, फिर अपने चाचे के साथ जाता है कि मुझे पुलिस वाले रोज़ तंग करते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिफ़िकल्ट हो रहा है, तुम मेरे साथ चलो। तो अपने चाचे ताई के साथ वो जाता होता है, ठीक है, पुलिस डिपार्टमेंट में जाता है, तो वहाँ पर उसकी कोई चीज़ नहीं सुनी जाती, कोई भी सुनवाई नहीं सुनी जाती। फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट के सामने बाहर आके ही अपने आप को आग लगा लेता है, शरेआम आग लगा लेता है, और इसी को चीज़ें, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेती हैं पूरी वहाँ की जो मेंबर्स होते हैं वहाँ की टूनिशिया के अंदर, ठीक है, जितने भी बंदे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये चीज़ हुई थी, और इसी को वहाँ पे जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अरब स्प्रिंग जहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसको टूनिशिया में एज अ जैस्मिन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये आपको इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ये आपका था मोहम्मद बुआजीजी जो था, ठीक है, जिसने अपने आप को आग लगाई थी। देखो ये अकेला ही पर्सन था कमाने वाला, तो इसके पास इतनी सारी जिम्मेदारियाँ थी। अब आप उस बंदे को जाके दुखी कर रहे हो यार, वो टेंशन में आएगा ही आएगा, ठीक है, उसे प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। तो ये चीज़ देखने को मिली थी। अब उस टाइम पर जो वहाँ का लीडर था आपका अबीदन बिन
अबिदन बेन अली जो अब वहाँ का लीडर था, ठीक है, वहाँ के लोग इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं जिस करके वो जो ज़ैन अल अबिदन बेन अली जो लीडर था, ये इसका पूरा नाम है, ठीक है, अबिदन बेन अली, वैसे तो हम बेन अली बोलते हैं बट इसका पूरा नाम ज़ैन अल अबिदन बेन अली था। लोगों को, ठीक है, मन में इतना ज़्यादा गुस्सा था उस बंदे को लेके कि मोहम्मद बौज़ाज़ी ने कैसे अपने आप को आग लगा ली, तो ये क्या करता है, इसको अपना ही एरिया छोड़ के भागना पड़ता है। ये देखो मैंने भागते हुए यहाँ पे बनाया है कि भागना पड़ता है उसको सऊदी अरब में। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। कब ये भागा था, आपका अक्टूबर का टाइम पीरियड था, ठीक है, 2011 में ये भागा था। एंड इसी टाइम पीरियड में आपके फिर फर्स्ट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं टूनेशिया में। ये जो बंदा था इसने 20 साल तक, ठीक है, रूल किया था। इतना ज़्यादा ऑथोरिटेरियन रूलर था, डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी टूनेशिया में। फिर उसके बाद क्या होता है, अक्टूबर 2001 में फाइनली आपके, ठीक है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं और एक न्यू गवर्नमेंट बनाई जाती है। तो बेसिकली यही है मेन कहानी अरब स्प्रिंग की। बट ये रेवोल्यूशन फिर आगे भी स्प्रेड हुआ था, जितनी अरब की कंट्री है जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी वहाँ पे डेमोक्रेसी आई थी। कीप दिस इन माइंड कि जो अरब स्प्रिंग आपका बच्चे हुआ था, इसने 6 आपकी जो कंट्री थी, 6 कंट्रीज़ की सरकारें गिरा दी थी। समझ रहे हो, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, 6 कंट्रीज़ जो मेन थी वहाँ की सरकारें गिर के डेमोक्रेसी आई थी। तो ये एज अ इम्पोर्टेंट फीचर माना जाता है अरब स्प्रिंग का। आपको, ठीक है, टूनेशिया तक ही पढ़ना है क्योंकि वहाँ से यह है अरब स्प्रिंग। बट हाँ, अगर थोड़ा डिटेल में आ गया तो आप इसको भी पढ़ लेना क्योंकि CBSE का कुछ पता नहीं है, बुक में मटेरियल बिल्कुल नहीं है, तो आपको इसको भी कवर अप करना पड़ेगा। अब ये जो था आपका टूनेशिया से ये डेमोक्रेटिक जो मूवमेंट थी वो कहाँ पे आती है, आपकी इजिप्ट पे आती है। देखो इजिप्ट, आफ्टर टूनेशिया दिस प्रोटेस्ट केम इनटू इजिप्ट वेयर इट इज़ नोन एज ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग, ठीक है, इजिप्ट में आती है। अब देखो टूनेशिया में इस रेवोल्यूशन को क्या बोला गया था, जैस्मिन रेवोल्यूशन, और इजिप्ट में इसको ताहिर स्क्वायर अपराइजिंग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था, यहाँ पे जो आपका लीडर था हॉस्नी मुबारक, ठीक है, हॉस्नी मुबारक, उसको डिफीट करके एक न्यू रूलर बना दिया गया था। बस इतनी कहानी आपको याद रखनी है। फिर ऐसे ही इजिप्ट के बाद ये प्रोटेस्ट जाता है आपका लीबिया में। लीबिया में सिविल वॉर शुरू हो गई थी, ठीक है, मतलब सिविल वॉर क्या होती है, जब एक कंट्री के 2 बंदे आपस में ही लड़ने लग जाते हैं, उसको सिविल वॉर बोलते हैं। एंड इस सिविल वॉर के दौरान क्या हुआ था कि वहाँ का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद गद्दाफी, उसको, ठीक है, बहुत गंदे तरीके से एग्जीक्यूट किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद लीबिया के बाद ये प्रोटेस्ट आता है आपका सीरिया में। सीरिया में भी सिविल वॉर होती है, बट सीरिया की सिविल वॉर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि ये सीरिया की सिविल वॉर आगे चल के एक टेररिस्ट ग्रुप को एमर्ज कर देती है, मतलब यहाँ पे टेररिस्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये बस थी इतनी कहानी। फिर आगे है कॉजेज़। अब क्या क्या कॉजेज़ रहे अरब स्प्रिंग आने के लिए। सबसे पहले लैक ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल डेमोक्रेसी नहीं थी अरब की कंट्रीज़ में, ठीक है, लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं देखने को मिलती थी, करप्शन बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, थोड़ा सा काम करवाना होता था, इवन हमें कहीं जाना भी हो रहा था तो पैसे दे के जाना जी, इतनी ज़्यादा करप्शन बढ़ गई थी। ऑथोरिटेरियन रूल देखने को मिला, कतरातार, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूल देखने को मिला। इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा कम थी। अगर किसी बंदे ने अपनी मेहनत के बल में जाना है, मेहनत के बल में कोई चीज़ कमानी है, तो वो इतनी ज़्यादा अच्छे से पॉसिबल नहीं थी। रेप्रेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ह्यूमन राइट्स जो थे बच्चे आपके वो बहुत ज़्यादा, ठीक है, वायलेट किए जाते थे, बिल्कुल भी ह्यूमन राइट्स लोगों को नहीं मिलता था। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है, आपकी अरब स्प्रिंग में। आपको बस इतना पढ़ना है और इसी के साथ आपका अरब स्प्रिंग का भी टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हम टॉपिक पढ़ेंगे आपका CIS। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS, ठीक है। इस टॉपिक के बारे में आपने USSR में बेसिकली पढ़ा है, बट आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा क्योंकि CBSE ने फिर से घुमा के इस टॉपिक को लिखा गया है कि हाँ CIS को पढ़ना है, ठीक है। तो मैं आपको पढ़ा देती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट ख़त्म करते हैं और इसी के साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक है बस ये। CIS का मतलब क्या होता है, देखो पूरे टॉपिक का नाम ये है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, CIS। CIS बेसिकली क्या था, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स था। क्यों बना था, क्योंकि जब आपका USSR डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में, जब 3 रिपब्लिक्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, वो कौन सी 3 रिपब्लिक्स थी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी।
अब वो 3 रिपब्लिक जैसे ही आपको ठीक है इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करती है तब आपका CIS बनता है। CIS बेसिकली एक कमेटी थी जिसमें ठीक है USSR के जितनी भी बाकी की कंट्रीज रह गई थी उनमें ठीक है USSR के अपोजिशन को सही तरीके से देखना था। ये था मेन CIS का वर्क। CIS को आप डिटेल में पढ़ते देखो, यहाँ पे मैंने फ्लैग बनाया है CIS का। ये डार्क ब्लू कलर का बैकग्राउंड है, वाइट कलर के यहाँ पे 8 ये चीज़ें बनाई है, मेरे को ये नहीं पता। बैंडिंग पोल्स हैं, ठीक है, ये बैंडिंग पोल्स हैं ऐसी शेप में, थोड़ा सा ऐसा है हाथ, मेरा हाथ भी नहीं पूरा आ रहा यार, कैमरा छोटा मेरा। तो ये ऐसे बैंडिंग पोल्स हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और बीच में ये सन बनाया गया, ये फ्लैग है आपका CIS। पूछ सकते हैं काउंटडाउन बेस्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस में भी आते हैं, तभी मैंने यहाँ पे बनाया, शो ऑफ के लिए नहीं बनाया कि बिपाशा दीदी ने शो ऑफ के लिए बनाया, ये मत समझना, सिर्फ एग्जाम पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट था तभी मैंने यहाँ पे टेप आया, ठीक है। ये अब उसके आगे हम टॉपिक कवर अप करते हैं। देखो CIS आपका कब बनता है, 8 दिसंबर 1991 में बना था। कहाँ, रशिया में बना था। इसका हेडक्वार्टर देखें तो आपका मिन्स्क बेलारूस में है इसका हेडक्वार्टर। अब ये जो था दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, ठीक है, ये आपका बेसिकली सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्रीज थी उनको मिला के बाद में बनाया गया था। ये जो था 1991 में रशिया में बना था, जिसमें 11 अदर रिपब्लिक्स भी साथ में जुड़ी थी। सिर्फ इतना ही पढ़ना है आपको, CIS में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, ना ये ज़्यादा पूछा जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था CIS का, देखो ये बहुत सारे वेरियस इश्यूज के ऊपर वर्क करता था, जैसे लॉ एंड एनफोर्समेंट लेके आना उस एरिया में। अब USSR पूरे तरीके से डिसइंटीग्रेट तो हो गया, अब वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे, लोग अपनी मर्जी चलाएंगे क्योंकि सरकार गिर गई थी, तो उसको मेंटेन करने के लिए इसने लॉ एंड एनफोर्समेंट का मेन रोल रखा। फिर है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के ऊपर वर्क करना, डिफेंस के ऊपर वर्क करना एंड इकोनॉमी देखना उस कंट्री की कैसी है। तो यही है आपका CIS बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी भी मेंबर को ठीक है फोर्स नहीं करता कि नहीं नहीं तूने हमारा CIS को ज्वाइन करना ही करना है, मतलब फ्री ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके की, ठीक है। तो इसी के साथ आपका एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का चैप्टर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दे रही हूँ, मैं वहाँ पे ठीक है नोट्स भी अपलोड करती हूँ, आप वहाँ पे ठीक है इजीली जाके इस चैप्टर के नोट्स ले सकते हो। और हाँ, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ठीक है, आपको समझ आते हैं मेरे नोट्स बनाए हुए, डिटेल कंसेप्ट में मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, जितना मेरे से हो पाता है अच्छे से करवाती हूँ आपको। अगर आपको वो सारी चीज़ें समझ में आती हैं तो हाँ, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, बाय बाय।